एक ऐसी सिटी जहां पर सूरज की रोशनी में भी डर का साया था। पार्क सिटी कानसास, जहां पर लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं थे। इस सब के पीछे एक ही वजह थी, बीटीके किलर, जो कि एक हस्बैंड, एक फादर, एक चर्च मेंबर और एक पार्ट टाइम किलर था। बीटीके किलर को बचपन से ही लोगों को टॉर्चर करने में बहुत ज्यादा मजा आता था और इसकी उम्र के साथ साथ इसका यह खौफनाक शौक भी बढ़ता गया। 15 जनवरी 1974 को इसने एक फैमिली को अपने इस शौक का निशाना बनाया। इस फैमिली का नाम ओटीरो फैमिली था और इस फैमिली के अंदर टोटल 4 लोग थे। इस फैमिली के हेड का नाम जोसेफ ओटीरो था, जिनकी उम्र 38 ईयर्स ओल्ड थी, और उनकी वाइफ जूलिया ओटीरो, जिनकी उम्र 33 ईयर्स ओल्ड थी। इनके 2 बच्चे भी थे, जिसके अंदर इनके बेटे की उम्र 9 साल थी और इनकी बेटी की उम्र 11 साल थी। बीटीके किलर सुबह 4 बजे के करीब इनके घर के अंदर दाखिल हुआ। इसके पास एक गन मौजूद थी और साथ में एक रस्सी थी। इसने अपने गन के जोर पर उन चारों को बंदी बना लिया। वो फैमिली बहुत ज्यादा डर गई थी। इसके बाद इसने उन फैमिली के चारों मेंबर्स को अलग अलग चेयर्स पर बिठाया और उन चेयर्स के साथ उन्हें रस्सियों से बांध दिया। इसके बाद उसने जोसेफ ओटीरो को टॉर्चर करना शुरू किया और टॉर्चर करते हुए इसने उनका गला इतनी जोर से दबाया कि उनका सांस आना बंद हो गया और उनकी वहीं पर डेथ हो गई। ये अपने साथ उस फैमिली को टॉर्चर करने के लिए काफी ज्यादा इक्विपमेंट्स लेकर आया हुआ था। उन इक्विपमेंट्स की वजह से ये उन फैमिली को टॉर्चर करता रहा और इसने जूलिया ओटीरो को भी ऐसे ही गला दबाकर मार दिया और उनके 11 साल के बेटे को भी उसने ऐसे ही प्रोसेस के साथ गला दबाकर मार दिया और उनकी 9 साल की बेटी को पहले ही अपने पास मौजूद इक्विपमेंट की मदद से टॉर्चर करता रहा। उसके बाद उसका मर्डर करने के बाद उसकी लाश को वहां पर मौजूद एक पाइप के साथ लटका गया और फिर ये वहां से फरार हो गया। इसने वहां पर एक बीटीके के नाम का लोगो छोड़ दिया था, जो कि इसकी रिप्रेजेंटेशन बन गया था। इस नाम का मतलब था बाइंड टॉर्चर किलर, यानी ये पहले लोगों को बांधता था, उसके बाद उन पर तशद्दुद करता था और उसके बाद उन्हें कत्ल कर देता था। अगले दिन वहां पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने ओटीरो फैमिली के घर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने विटनेस से पूछा, फिंगरप्रिंट और डीएनए सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए। पुलिस ने सस्पेक्ट की लिस्ट भी बनाई और उन्हें इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। ओटीरो फैमिली के मर्डर के बाद पार्क सिटी कानसास में शौक और फियर की लहर पैदा हो गई थी। लोगों ने अपने घरों में सिक्योरिटी मेजर्स बढ़ा दिए और पुलिस के साथ कोऑपरेशन की। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज थी। मगर अब तक बीटीके किलर के बारे में पुलिस को कुछ भी ना मालूम हो सका। उसके बाद अगले दिन बीटीके किलर ने पुलिस को एक लेटर भेजा, जिसमें उसने अपने मर्डर की तमाम डिटेल्स लिखी और उसने एक क्रिप्टिक मैसेज और कोड भी लिखा, मगर वो सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए था। और दूसरी तरफ बीटीके किलर सोसाइटी के अंदर एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजार रहा था। उसकी वाइफ, उसके बच्चों को भी इस बात का इल्म नहीं था कि वही बीटीके किलर है। अपने लेटर के अंदर बीटीके किलर ने पुलिस को टॉन्ट किया और अपनी इंटेलिजेंस का एहसास दिलाया और उसने अपने लेटर के अंदर यह भी लिखा था कि वो मजीद इस तरह के मर्डर और भी करेगा। अपने पहले मर्डर के 3 महीने बाद बीटीके किलर दोबारा से एक नए मर्डर के साथ नमूदार हुआ। इस बार इसने 2 बहन भाइयों को निशाना बनाया। ये दोनों बहन भाई अपने घर के अंदर अकेले रहते थे। इनमें से बहन का नाम कैथरीन ब्रैड था और भाई का नाम केविन ब्रैड था। कैथरीन ब्रैड एक प्रोफेशनल नर्स थी और बीटीके किलर काफी अरसे तक इसे स्टॉक करता रहा और इसके पास अब इनकी पूरी डिटेल्स थी कि कौन किस वक्त घर के अंदर दाखिल होता है और किस वक्त घर से बाहर निकलता है। 4 अप्रैल 1974 को ये पूरी प्लानिंग के साथ उनके घर के अंदर दाखिल हो गया। इसने अपने वही पुराने तरीके की तरह इन दोनों को बांध दिया रस्सियों के साथ। उसके बाद इसने इन दोनों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जैसे कि इसने इन दोनों को मारना शुरू कर दिया और इन दोनों के बॉडी पार्ट्स को निकालना शुरू कर दिया और इन्हें मुख्तलिफ इंजरीज देना शुरू कर दी, जिससे कि इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। और इसने टॉर्चर करते हुए कैथरीन ब्रैड को तो मार दिया था, मगर केविन ब्रैड को जैसे ही यह मारने लगा तो उसने अपनी रस्सियां तोड़कर इसके ऊपर अटैक कर दिया। इसकी और केविन ब्रैड के दरमियान फाइट हुई, मगर क्योंकि केविन ब्रैड को ये टॉर्चर करता रहा तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। इसी वजह से जब इन दोनों के दरमियान में लड़ाई हुई तो ये बचकर भाग गया वहां से। बीटीके किलर एक बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट क्रिमिनल था। ये जब भी किसी का मर्डर करने आता तो अपने फेस पर मास्क लगा के आता और अपनी बॉडी पर एक कॉस्ट्यूम पहन कर आता था, ताकि इसकी आइडेंटिटी जाहिर ना हो सके, और अपने हाथों पर भी ग्लव्स पहन कर आता था, ताकि किसी भी चीज पर इसके फिंगरप्रिंट ना टच हो और इसकी आइडेंटिटी का किसी को मालूम ना हो सके। इसी वजह से केविन ब्रैड इसकी शक्ल तो नहीं देख सका, मगर केविन ब्रैड ने इसकी हाइट और वेट को देख लिया था, जिसकी मदद से उसने पुलिस को बताया और पुलिस ने इसका एक स्केच बना लिया। मगर इस स्केच का कोई भी ज्यादा फायदा ना हो सका, क्योंकि बीटीके किलर ने अपने फेस पर मास्क लगा रखा था और केविन ब्रैड ने सिर्फ उसकी हाइट और वेट का पुलिस को बताया था, जबकि उस वेट और हाइट के लोग उस मुल्क के अंदर और भी मौजूद थे। इस मर्डर के बाद पुलिस ने शहर के अंदर सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा हाई कर दी थी, जिसकी वजह से अगले 3 साल तक बीटीके किलर को कोई भी वारदात करने का मौका ना मिल सका। लेकिन 3 साल के बाद 17 अप्रैल 1977 को बीटीके किलर वापस आ गया। इस बार इसने एक 24 साल खातून को अपना निशाना बनाया, जो कि शादीशुदा थी और इनके 3 बच्चे भी थे। इनका नाम था शिर्ले वैन रिफोल्ड। ये अपने हर कत्ल की तरह इन्हें भी काफी देर तक स्टॉक करता रहा और इस मौके
की तलाश में रहा कि जब ये घर में अकेली हो, और फाइनली 17 अप्रैल 1977 को इसको ये मौका मिल ही गया। ये इनके घर के अंदर एंटर हुआ और अपने उसी तरीके की मेल से, अपनी गन की मेल से इन्हें चेयर पर बिठाकर बांध दिया। उसके बाद इन्हें टॉर्चर करना शुरू किया। इस बार इसने एक नया मेथड अप्लाई किया। जब ये इन्हें टॉर्चर कर थक गया तो इसने उनके मुंह पर एक प्लास्टिक बैग को चढ़ा दिया और उस प्लास्टिक बैग को इतनी टाइट गिरा लगा दी कि उनका सांस आना बंद हो गया और उनकी डेथ हो गई। जब उनके हस्बैंड और उनके बच्चे घर पर आए तो उन्होंने फौरन से पुलिस को इन्फॉर्म किया और बीटीके किलर जानबूझकर वहां पर ऐसे सुराग छोड़कर गया था जिससे पुलिस को यह बात वाज़ेह हो जाए कि यह मर्डर बीटीके किलर ने ही किया है। दोस्तों, बीटीके किलर असल में पुलिस के साथ एक गेम खेल रहा था। इस मर्डर के बाद इसने वापस से पुलिस को एक लेटर भेजा और उस लेटर के अंदर इसने कन्फेस किया कि यह मर्डर भी उसी ने किया है, मगर इस बार इसने अपने लेटर के साथ एक डिस्क भी भेजी पुलिस को। इस डिस्क के अंदर इसकी आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ डाटा मौजूद था, मगर एंड में ये डिस्क भेजना बीटीके किलर को बहुत ज्यादा भारी पड़ गया था। मगर इस लेटर के अंदर बीटीके किलर की इंटेलिजेंस काफी हद तक फेल हो गई थी और पुलिस को काफी ज्यादा क्लूज मिल चुके थे उसकी आइडेंटिटी से रिलेटेड। जैसा कि पुलिस ने उस लेटर के अंदर लिखी हुई हैंडराइटिंग को नोट कर दिया था और पुलिस ने उस हैंडराइटिंग की तलाश करना शुरू कर दी थी। 1977 के बाद बीटीके किलर ने 3 मजीद कत्ल और किए और अब 1991 के अंदर ये इसका आखिरी कत्ल था। इस बार इसने एक 62 साल की औरत को, जिसका नाम डोलोरेस डेविस था, उनको अपना निशाना बनाया। अपने वही पुराने मेथड की तरह काफी अर्से तक इन्हें स्टॉक करता रहा। उसके बाद इनके घर के अंदर दाखिल हुआ। उसके बाद इन्हें चेयर से बांधा, टॉर्चर किया और उसके बाद मर्डर कर दिया। अब इस बार बीटीके किलर ने कोई भी लेटर नहीं भेजा था पुलिस को। अब इसकी कोई भी कम्युनिकेशन नहीं थी पुलिस के साथ और अब ये मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था। मगर दोस्तों, बीटीके किलर अपनी गलती की वजह से पकड़ा गया। 1977 के अंदर इसने जो डिस्क पुलिस को भेजी थी, पुलिस ने वो डिस्क फौरन से डाटा एनालिसिस के पास भेज दी थी और उस डाटा एनालिसिस ने पुलिस को बताया कि ये डिस्क किसी क्रिश्चियन लुथेरियन चर्च से रिलेटेड है। और जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि बीटीके किलर एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजार रहा था और वो उस चर्च का मेंबर था और बीटीके किलर ने उसी चर्च के कंप्यूटर से पुलिस को वो डिस्क सेंड की थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और क्रिस्ट लुथेरियन चर्च के रिकॉर्ड्स चेक किए। बीटीके किलर, जिसका असली नाम डेनिस रीडर था, वो पुलिस के रिडार में आ चुका था और पुलिस को उसके ऊपर काफी ज्यादा शक हो चुका था कि यही सस्पेक्ट है। दोस्तों, बीटीके किलर के क्राइम सीन्स के ऊपर कुछ ब्लड मिला था बीटीके किलर का। पुलिस ने बीटीके किलर यानी डेनिस रीडर की बेटी का डीएनए लिया और उस ब्लड को बीटीके किलर की बेटी के साथ मैच किया और इन दोनों का डीएनए भी मैच हो गया और पुलिस को यकीन हो गया कि डेनिस रीडर ही बीटीके किलर है और पुलिस ने 25 फरवरी 2005 को बीटीके किलर को अरेस्ट कर लिया। पहले तो बीटीके किलर को इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था कि पुलिस उस तक पहुंच कैसे गई है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझता था। और जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसके बाद उसने अपने सारे क्राइम्स को कन्फेस करने से मना कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने उसको डीएनए वगैरह रिपोर्ट्स दिखाई तो उसने उन सारे क्राइम्स को कन्फेस कर लिया और ये बात मान ली कि मैं ही बीटीके किलर हूं। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि बीटीके किलर ने जब कोर्ट के अंदर अपने क्राइम्स को कन्फेस किया तो वो बहुत ही ज्यादा खुश था, जैसे वो अपने बहादुरी के किस्से सुना रहा हो और उसको कोई भी रिग्रेट नहीं था ये सब मर्डर्स करने का। और फिर कोर्ट ने बीटीके किलर को 10 लाइफ सेंटेंसेस की सजा सुना दी, जो कि उम्र कैद होती है। दोस्तों, उस वक्त न्यूयॉर्क सिटी कांजास के अंदर सजाए मौत का कानून नहीं था, वरना बीटीके किलर को वही सुनाई जाती। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे दी गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।